हेलो एंड आई वेलकम टू योर क्यूरियस माइंड। दिसंबर 1984 में जब तीन दोस्त पब से पार्टी करके अपने घर की तरफ लौट रहे थे तो उन्हें अपने घर की खिड़की से हरे रंग की रोशनी आती हुई दिखाई देती है और ये रोशनी आ रही थी उनके कंप्यूटर से। एक ऐसा कंप्यूटर जो किसी भी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं था। जांच पड़ताल पे ये पता चलता है कि कंप्यूटर में एक मैसेज लिखा है और इस अजीब मैसेज में इनके नाम के साथ साथ इनके लिए एक संदेश लिखा था। शुरू में इन्हें लगा कि किसी ने मजाक किया है, प्रैंक किया है, लेकिन अगले कुछ महीने और मैसेजेस आए और जब इन्होंने रिप्लाई किया तो इन्हें पता चला कि ये मैसेजेस रियल है और जिस व्यक्ति ने ये मैसेज लिखे हैं वो उसी प्रॉपर्टी पे कभी रहा करता था। हाँ जी, यानी ये मैसेजेस आ रहे थे 1551 से, साल 1551। पर क्यों? चलो पता करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में मैं आपको उनके द्वारा रिसीव करे गए मैसेजेस नहीं दिखाने वाला हूं और आप मेरा इशारा समझ सकते हैं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। पर चिंता मत करो, अगर आपको बाल की खाल निकालने का शौक है तो आपके लिए मैं सारी इन्फॉर्मेशन का लिंक इस वीडियो के एंड में दे दूंगा। आप जाके आराम से वो मैसेजेस पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं अपनी कहानी पर वापस। ये सच्ची घटना है इंग्लैंड वेल्स डूडलस्टोन गांव की। तीन दोस्त केन, डेबी और निक जैसे ही नए घर में शिफ्ट होते हैं उनके साथ अजीब अजीब चीजें होनी शुरू हो जाती हैं, जैसे घर के फर्श पर और दीवारों पर फुटप्रिंट्स, घर के सामान का अपने आप एक कोने में इकट्ठा हो जाना और रात के समय घर में किसी के चलने की आवाजें आना। पहला मैसेज आने के बाद एक दिन जब तीनों एक ट्रिप से लौटकर वापस आए तो उन्होंने पाया कि उनके कंप्यूटर में एक फाइल सेव हो गई है, अपने आप सेव हो गई है, जिस फाइल का नाम था REAT। अब केन क्योंकि एक हाई स्कूल का टीचर था तो वो मैसेज को प्रिंट कराकर अपने स्कूल ले गया और अपने एक दोस्त यानी लिटरेचर टीचर को वो मैसेज दिखाए ताकि वो उन मैसेजेस से कोई सेंस बना सके, यानी कि उनका कोई मीनिंग बना सके। जो मैसेजेस ये लोग रिसीव कर रहे थे वो बहुत ही ऊट-पटांग इंग्लिश में लिखे थे, जिनका कोई ज्यादा लॉजिक बन नहीं रहा था। अब केन को ऐसा लगता है कि अगर वो मैसेज रिसीव कर सकता है तो क्या वो मैसेज भेज सकता है, और वो टाइप करता है। अब केन कंप्यूटर पे टाइप करके उस इंसान से सारी इंफॉर्मेशन मांगता है जो ये मैसेज भेज रहा था, कि वो कौन है, कहां से है, वो मैसेजेस क्यों भेज रहा है, उन्हें ही क्यों भेज रहा है, और वो कैसे यकीन करे कि जो इंसान इन मैसेजेस को भेज रहा है वो 1541 से है। अब ये तीनों कंप्यूटर को ऑन करके वहां से चले जाते हैं इस उम्मीद में कि जब ये वापस आएंगे तो शायद इन्हें इनके सवालों के जवाब मिल जाए। और जवाब आया, बिल्कुल आया। उस मैसेज में वो सारी चीजें बताता है कि कैसे वो 1541 में अपने परिवार के साथ उसी प्रॉपर्टी पे रहता था जिस प्रॉपर्टी पे आज वो तीनों रह रहे हैं। वो ये भी बताता है कि उसका घर लाल पत्थरों से बना हुआ था, लेकिन कमाल की बात ये थी कि उस पूरी सोसाइटी में एक भी घर लाल पत्थर से बना हुआ नहीं था। अब देखो, इन तीनों ने मिलकर ये घर खरीद तो लिया लेकिन इसकी हालत खराब थी, तो ये लोग इसे रेनोवेट करने का सोचते हैं और जब ये गार्डन को खोद कर उसे दोबारा रिस्ट्रक्चर कर रहे थे तो इन्हें पता लगता है कि इनके घर की किचन के नीचे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है और कमाल की बात यह है कि वो स्ट्रक्चर लाल पत्थरों से बना हुआ था। अब जैसे ही इन तीनों को ये बात पता चलती है कि इनके घर के नीचे लाल पत्थरों का स्ट्रक्चर है तो ये घबरा जाते हैं। कोई भी घबरा जाएगा। आखिर एक इंसान 1541 से कंप्यूटर में इन्हें मैसेज भेजकर ये बता रहा है कि इनके घर के नीचे लाल पत्थरों का स्ट्रक्चर है, तो ऐसी घटनाएं रोज रोज तो होती नहीं है, तो इंसान घबराए ही। अब अगर आप ये भी सोच रहे हैं कि 1541 में तो कंप्यूटर भी नहीं थे, तो स्क्रीन के दूसरी साइड बैठा वो इंसान ये मैसेज आखिर भेज कैसे रहा था? तो अगर आप ये सोचकर परेशान हैं तो जो अब मैं बताने जा रहा हूं उसे सुनने के बाद तो आप उछल ही पड़ेंगे। अब आगे चीजें कंफ्यूजिंग हो सकती हैं, तो इसलिए मैं आपको यहां पर बता दूं कि साल 1541 से मैसेज भेजने वाला इंसान था लूकस। हाँ जी, वो अपना नाम लूकस बताता है और जो तीन लोग मैसेज रिसीव कर रहे थे वो थे केन, डेबी और निक। अब लूकस को ये बात नहीं पता थी कि वो जिन लोगों को मैसेज कर रहा है वो किस साल से है, किस ईयर से है। तो केन यहाँ पर लूकस को बताता है कि वो 1985 से है और ये सुनते ही पूरी कहानी पलट जाती है। लूकस केन को मैसेज में बताता है कि तुमने मुझे बताया कि तुम 1985 से हो, लेकिन मैं तो तुम्हारे दोस्त की तरह 2109 से समझ रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि लूकस 1909 में किसी और से भी बात कर रहा था। अब क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैं दोबारा बता देता हूं कि लूकस था वो आदमी जो 1541 से मैसेज कर रहा था और केन, डेबी और निक वो तीन लोग थे जो 1985 में लूकस के मैसेज का रिप्लाई कर रहे थे। लेकिन लूकस यहां पर यह भी बताता है कि वो सन 2109 में किसी और से भी बात कर रहा था और वो इन तीनों को भी सन 2109 से ही समझता है। अब यहां से एक चीज तो क्लियर हो गई कि इन तीनों के कंप्यूटर के साथ जो भी अजीब चीज हुई थी वो ना सिर्फ भूतकाल में यानी कि पास्ट में कम्युनिकेशन का माध्यम बनी थी, बल्कि यही सेम कंप्यूटर भविष्य में भी कम्युनिकेट कर सकता था। अब ये बात पता करने का एक ही तरीका था, वो था सन 2109 में उस इंसान को मैसेज करना जो लूकस के साथ किसी तरह से जुड़ा हुआ था।
और ये लोग मैसेज कर देते हैं। तो क्या रिप्लाई आया? बिल्कुल आया। अब जिन लोगों को कंफ्यूजन हो गया है उन्हें मैं बता दूं कि इन तीनों के कंप्यूटर ने 2 वे कम्युनिकेशन ओपन कर दिया था, यानी कि वो पास्ट में भी बात कर सकते थे और फ्यूचर में भी बात कर सकते थे, अलग अलग इंसानों से बात कर सकते थे। अब 2109 से जो मैसेज ये लोग रिसीव करते हैं उसमें साफ साफ लिखा था कि उनकी बातचीत का एक मकसद है जो भविष्य से जुड़ा हुआ है। हालांकि अभी तक इन तीनों में से किसी को भी ये बात समझ में नहीं आई थी कि आखिर ये चल क्या रहा है और इस चीज का क्या मकसद हो सकता है। दिन बीतने के साथ साथ इनके घर में होने वाली हलचल वो भी बढ़ती जा रही थी, यानी अब पूरी रात को इनके घर में चहलकदमी की आवाजें आती थीं और ढूंढने पर इन्हें कुछ भी नहीं मिलता था। हर जगह पैरों के निशान, दीवार पर चौक से मैसेज लिखा होना, सामान का एक कोने में इकट्ठा हो जाना, घर के किसी एक कोने का तापमान इतना कम हो जाना कि सांसों से निकलने वाली हवा साफ साफ देखी जा सकती थी। जैसे ठंड होने में मुंह से धुआं निकलता है, बिल्कुल वैसे ही ये रोज की घटना हो गई थी। इसके बाद हद तो तब हो जाती है जब फर्श और दीवार पर मैसेज के साथ साथ लूकस का नाम भी लिखा आने लगा। ये सब देखने के बाद निक घर को छोड़ घर चला जाता है और केन और डेबी पड़ोस में ही एक दूसरा घर रेंट पर ले लेते हैं ताकि वो रात को आराम से सो सके। अब क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग भी, तो डेबी अपने स्तर पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। जब वो लोकल एरिया का मैप निकालती है तो उसे पता लगता है कि जिस घर में ये सारी अजीब अजीब चीजें हो रही हैं वो ले लाइन पर बना था। अब देखो ले लाइन क्या चीज होती है, अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके बारे में आप इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं, पर मैं शॉर्ट में बता देता हूं। अब देखिए, लोग पूरा घर छान मारते हैं, हर एक चीज को खोल डालते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी माइक्रोफोन नहीं मिलता। सोसाइटी ऑफ साइकिक रिसर्च के पास इस चीज का कोई भी जवाब नहीं था कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। अब केन का एक दोस्त जो कि हाई स्कूल में केन के साथ टीचर था, वो केन से उनके घर आने के लिए कहता है क्योंकि वो भी जानना चाहता था कि आखिर उनके घर में चल क्या रहा है। अब जैसे ही वो उनके घर पहुंचता है और एक जगह बैठता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसे बहुत ठंड लग रही है, लेकिन जब वो अपनी जगह बदलता है तो वहां का तापमान नॉर्मल हो जाता है। अब घर की अलग अलग जगहों पर तापमान बहुत तेजी से बदल रहा था, कभी बहुत ज्यादा ठंडा और कभी बिल्कुल नॉर्मल। ये तीनों इस चीज से परेशान ही थे कि इन्हें एक और मैसेज कंप्यूटर पर मिलता है जिसमें ल्यूकस बताता है कि उसे लोकल शेरिफ ने गिरफ्तार कर लिया था, वो भी ये आरोप लगाकर कि वो आत्माओं से बातें करता है। अब ये सब सुनकर केन और डेबी को ऐसा लगता है कि ये कोई पास्ट फ्यूचर का चक्कर नहीं है, बल्कि कोई फ्रॉड चल रहा है। आखिर इतनी सारी अजीब चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? उन्हें ल्यूकस की आइडेंटिटी पर ही शक हो जाता है। तब ल्यूकस कहता है कि मैं तुम्हें कुछ किताबों की लिस्ट देता हूं जो तुम्हें ब्रेसनॉलस कॉलेज की लाइब्रेरी में मिलेंगी, और क्योंकि मैंने उस कॉलेज से पढ़ाई की है तो ये किताबें ये बात साबित कर देंगी कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। अब ल्यूकस की ये बात सुन के केन और डेबी का दोस्त पीटर लाइब्रेरी में जाकर पता करता है और उसे वो किताबें मिल जाती हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी ही जैसी ल्यूकस ने बताई थीं। तो इसका मतलब ल्यूकस झूठ तो नहीं बोल रहा था। अब केन ल्यूकस से पूछता है क्या उनके घर में ये सामान ल्यूकस इधर उधर कर रहा है। तब ल्यूकस कहता है नहीं, ये काम वो नहीं कर रहा, क्योंकि बिल्कुल सेम काम उसके साथ भी हो रहा है, पास्ट में हो रहा है। तो अब सब मिलकर इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हो सकता है इन चीजों के पीछे सन 2109 से बात करने वाले इंसान का हाथ हो, यानी जो फ्यूचर से बात कर रहा था। अब यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि फ्यूचर से बात करने वाले व्यक्ति ने केन और ल्यूकस दोनों को वार्निंग दी थी कि वो एक दूसरे को अपनी ट्रू आइडेंटिटी ना बताएं, पर ऐसा क्यों, ये उसने कभी नहीं बताया था। अब ल्यूकस केन को एक आइडिया देता है कि वो कंप्यूटर के बराबर में पेन और पेपर रखकर छोड़ दे, और अगले दिन उस कागज पर ल्यूकस ने अपना असली नाम लिखा हुआ था जो था थॉमस हवार्डन। अब केन, डेब और पीटर के हाथ उस व्यक्ति का नाम लग गया था जिससे वो बातें कर रहे थे। उन्हें यह भी पता चल गया था कि वो किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, तो उसके बारे में जांच पड़ताल करना अब उतना मुश्किल नहीं रह गया था। अब ये सारी चीजें उस व्यक्ति को जो कि 2109 से बात कर रहा था बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, और वो केन और डेबी के लिए एक मैसेज छोड़ता है जिसमें वो कहता है कि तुम ल्यूकस से बात मत करो, ये मिशन के लिए अच्छा नहीं है। जैसे जैसे वो थॉमस के बारे में और ज्यादा जान रहे थे, उन्हें यह भी पता लगा कि 2109 ने थॉमस के द्वारा भेजे गए मैसेज के साथ टैंपरिंग भी की थी। बहुत सारी जानकारी जानबूझकर गलत कर दी थी ताकि थॉमस की असली आइडेंटिटी केन और डेबी को ना पता लगे। पर यह सब हो क्यों रहा था? अब यहां पर एक और चीज हुई।
सोसाइटी ऑफ साइकिक रिसर्च, जो कि केन और डेबी के घर में होने वाली अजीब घटनाओं की रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने पेपर में एक आर्टिकल लिख दिया कि इन दोनों के घर में कुछ भी पैरानॉर्मल नहीं हो रहा है, बल्कि ये इनके दिमागी उपज है और इसके पीछे इन हाई स्कूल टीचर्स का ही हाथ है। अब ये चीज़ केन और डेबी के लिए बहुत डिस्टर्बिंग थी, तो वो सीधा साइकिक रिसर्च सोसाइटी से संपर्क करते हैं, जहां उन्हें पता लगता है कि इस तरह का कोई भी केस कभी रजिस्टर ही नहीं हुआ, यानी कि उनके डिपार्टमेंट से कभी भी कोई भी उनके घर पे इन्वेस्टिगेशन करने गया ही नहीं। जब उन्हें लोकल न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाई गई तो साइकिक रिसर्च वाले बताते हैं कि जिन लोगों ने पेपर में ये आर्टिकल दिया था उन्हें साइकिक रिसर्च वाले जानते भी नहीं, और जो 2 बंदे उनके घर पर जांच पड़ताल करने आए थे उस नाम के लोग कभी भी उनके ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं थे, मानो जैसे उनकी आइडेंटिटी ही मिटा दी गई हो। अब इस चीज ने केन को बिल्कुल फ्रस्ट्रेट कर दिया था। अब केन और डेबी को थॉमस की तरफ से एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि मेरे साथ जो भी कुछ हो रहा है मैं इसके ऊपर एक किताब लिखूंगा कि मैंने कैसे भविष्य के लोगों से बात की और उनके बारे में जाना। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं वहां लोगों को मेरी बातें समझ में नहीं आती, इसीलिए मैं वो सोसाइटी छोड़कर जा रहा हूं। लेकिन एक दिन आएगा जब तुम्हें मेरी लिखी हुई किताब जरूर मिलेगी, जो कि तुम्हारे समय से तुम्हारे बारे में 400 साल पहले लिखी जाएगी, और उस किताब के मिलने के बाद दुनिया हम दोनों पर यकीन करेगी। इसके बाद 2109 से एक मैसेज आता है जो कहता है कि थॉमस ने अपनी किताब लिख ली थी और उसे लिखने के कुछ साल बाद ही वो मर गया, लेकिन उसने अपनी किताब छुपा दी जो कि जल्दी मिलने वाली है। अब यहाँ पर यह नहीं बताया गया कि वो किताब मिल चुकी है, यानी केन और डेबी के टाइम में मिल चुकी है, या वो भविष्य में खोजी जाएगी। और इसके बाद 2109 कहता है कि अब दोबारा मैसेज लिखने की जरूरत नहीं है, हमारा काम खत्म हो गया और तुम लोगों को बहुत कुछ करना है। अब केन पूरी बात समझ गया था। उसे ये समझ में आ गया था कि उसे भी एक किताब लिखनी पड़ेगी, ताकि पास्ट में लिखी गई किताब फ्यूचर में लिखी गई किताब के साथ जब मैच की जाए तो ये कंफर्म किया जा सके कि ऐसा कुछ हुआ था। और केन एक किताब लिखता है जिसका नाम है द वर्टिकल प्लेन, जिसका लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट और विज्ञान रिचार्ज के व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगा। केन लिरलीट के साथ अन्य दर्शक भी इस किताब को पढ़ते हैं और वो इस किताब के ऊपर बने बहुत सारे मीडिया शोज और टॉक शोज का हिस्सा बनते हैं, और बीबीसी ने इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज करी है जिसका नाम है द अनएक्सप्लेन्ड, यानी जिसे समझाया ना जा सके। अब जरा बात कर लेते हैं कि जिस घटना का हमने जिक्र किया है उसमें कितना फैक्ट है और कितना फिक्शन। बोले तो कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिसको बिल्कुल हम 100% वेरीफाई कर चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीटर टिंडर की। तो पीटर वो कैरेक्टर है जिसने ऑक्सफोर्ड की किताबें, मैसेजेस में लिखे गए वर्ड, उनके मीनिंग्स, इन सारी चीज़ों को पूरी डिटेल के साथ वेरीफाई किया था। और पीटर ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है कि जिस लैंग्वेज में वो मैसेजेस लिखे गए थे उनमें जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया था उनको फेक करना लगभग नामुमकिन है, वो फेक हो ही नहीं सकते। ये बात पीटर ने बीबीसी के इंटरव्यू में कही है। It was very real, that's all I'm saying, Rich. It was very close. The kind of thing that you could not doubt. If somebody was doing this as a hoax, they would have had to do one hell of a lot of research to organize this, right? It could have been done. Somebody would have spent a long time doing this in advance. But what for? अब ये जो किताब पब्लिश हुई थी इसमें एक चीज और लिखी थी, वो ये कि 2109 ने केन से ये कहा था कि उसके लाइफ टाइम में फर्मैट की लास्ट थ्योरम सॉल्व हो जाएगी। पेरी डे फर्मैट एक मैथमेटिशियन थे और उनकी थ्योरम को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिशियंस ने 350 साल लगा दिए, पर वो सॉल्व नहीं हुई। पर 1995 में वो थ्योरम सॉल्व हो गई। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि सन 2109 से बात करने वाला इंसान बिल्कुल सच कह रहा था। अब अगर ये सारी घटनाएं मनगढ़ंत हैं तो इस बात का तुक्का लगाना बहुत बड़ी बात थी। इसके अलावा 2109 ने स्पेस के कुछ कोऑर्डिनेट्स भी बताए थे कि ये कोऑर्डिनेट्स मनुष्यों के लिए भविष्य में बहुत ही काम के होंगे, और रिसेंटली ही उन्हीं कोऑर्डिनेट्स पर एक क्वेजार मिला है। आपको याद होगा कि मैंने बीच में बताया था कि थॉमस ने ये कहा था कि उसे एक शेरिफ ने गिरफ्तार कर लिया है, और जिस शेरिफ ने उसे गिरफ्तार किया था, जब उसके नाम के बारे में पता किया गया तो पता लगा कि वाकई में ही उस नाम का शेरिफ उसी जगह का शेरिफ था। स्पेलिंग में फर्क था लेकिन नाम का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम था। अब देखिए, इस कहानी से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको नहीं बताई है, जैसे कि इस कहानी में गैरी लॉ नाम का एक कैरेक्टर था जिसका नाम और फोन नंबर 2109 वाले इंसान ने केन को दिया था, जिसे वो लोग अपने यहाँ बुलाते हैं, और वो यूएफओ इन्वेस्टिगेटर था जो कि 2109 से बात करके अचानक से गायब हो जाता है।
और इस बुक के रिलीज होने के बाद वो इंसान भी मीडिया के सामने आकर कहता है कि जो भी इस किताब में लिखा है इसका एक एक शब्द बिल्कुल सही है। अब जानते हैं मेरे विचार। देखिए, मुझे नहीं मालूम कि इसमें कितना सच है और कितनी कहानी, लेकिन एक बात कह सकता हूं, जबरदस्त इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। विज्ञान में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका जवाब अभी भी हमारे पास नहीं है। हमें बहुत कुछ जानना है और क्या बता भविष्य में हमें हमारे सवालों के जवाब मिल जाएं। तो इसी नोट के संग ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।